नमस्कार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और सानंद होंगे। आज बात विजयादशमी के दिन जो भाषण संघ प्रमुख ने दिया उस पर की जाएगी। जब 1925 में संघ बना है, संघ से बना तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से है, और विजयादशमी के दिन संघ प्रमुख जो हो भाषण देते हैं। वो भाषण एक तरीके से उनके विचार का और उनके साल भर के कार्यों का लेखा जोखा होता है। ऐसा ही भाषण उन्होंने इस बार भी दिया। उस भाषण में कुछ चीज़ें बिल्कुल अलग से हटके हुई, परंपरा से अलग से हटके हुई, इसलिए इस पर चर्चा लाजमी है। कुछ लोगों ने चर्चा की भी है। मैं भी सोच रहा हूँ कि इस पर थोड़ा सा वार्तालाप होना चाहिए, इस पर वार्ता चलते रहनी चाहिए, ज़रूरी है। 1925 में संघ बना, उसके अपने एक निश्चित उद्देश्य हैं जिन पे वो लगातार चलता रहा है, और संघ ने अपने बनते समय स्पष्ट कर दिया था पहले दिन से ही कि हमको राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, हम केवल समाज को बनाने के लिए निकले। ये तो हुई एक बात। जब विजयादशमी के दिन जो संघ प्रमुख ने भाषण दिया, उसमें उन्होंने जो अनोखी चीज़ रही वो ये रही कि विजयादशमी के दिन पहली बार ऐसा हुआ संघ के इतिहास में कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जो उसका राजनीतिक विंग है भारतीय जनता पार्टी, उसके कार्यों की तारीफ की है, और एक तरीके से उसके कार्यों का पूरा एक उन्होंने मतलब एक वो बनाया, मतलब बताया उसके बारे में कि भारतीय जनता पार्टी ने और नरेंद्र मोदी ने क्या क्या काम किए। उसमें उनके सारे काम उन्होंने गिनाए। एक तरीके से वो काम जो है वो भारतीय जनता पार्टी या उसके आनुषंगिक संगठन करें तो बात समझ में आती है, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संघ प्रमुख ने जब भारतीय जनता पार्टी की खूबियाँ गिनाई उनके हिसाब से, तो ये थोड़ा सा आश्चर्यजनक लगा। और खूबियों को गिनाने के क्रम में वो यहाँ तक पहुँच गए कि मणिपुर में जो दंगे हो रहे हैं उसके लिए उन्होंने कहा कि उन दंगों के लिए भारतीय जनता पार्टी और उसके प्रमुख नरेंद्र मोदी का कोई उसमें मतलब कोई दोष नहीं है। ये जो हो रहा है मणिपुर में, इसको बाहर की शक्तियां करा रही हैं, ऐसा उन्होंने कहा। ये भी कह देते तो और अच्छी बात थी कि वो बाहर की शक्तियां जब दंगे करा रही हैं तो अपनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या कर रही है, सरकार होती किस लिए है। लेकिन बहरहाल ऐसा मोहन भागवत साहब ने नहीं कहा। ठीक है, अच्छी बात है, बड़े आदमी हैं, जो चाहे सो कहें। एक बात उन्होंने ये कही है, आप लोगों को बात चली इसलिए याद दिला दे रहा हूँ कि जब कोरोना वायरस बहुत फैला था, बहुत से लोग एकदम से मर रहे थे, तभी भागवत साहब एक बार फिर प्रकट हुए थे और उन्होंने ये बताया था कि कोरोना वायरस के आक्रमण जो लोग मर गए, ईश्वर ने उनका कल्याण कर दिया, बाकी का कल्याण भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है, इसलिए आप लोग निश्चिंत रहें। ये बात आप में से बहुतों को याद होगी। उस समय में उन्होंने ये नहीं बताया कि कोरोना के प्रबंधन में केंद्र की सरकार कितना असफल साबित रही, ऐसा उन्होंने नहीं कहा। और उसके अलावा भी कई मौके ऐसे आए कि जब इस अपनी विचारधारा की आड़ में संघ छिपा रहा कि हमको राजनीति से क्या लेना देना है। अच्छी बात है, वो भी कहा, लेकिन उस पर अमल करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कई जो सरकार की ऐसी भूमिकाएं रही जिसमें सरकार असफल साबित रही, उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपनी इसी विचारधारा की आड़ लेकर के कभी कुछ नहीं कहा। लेकिन विजयादशमी के दिन जो भाषण दिया संघ प्रमुख ने, उसमें उन्होंने सरकार की खूब खूबियाँ गिनाई और साथ ही साथ मणिपुर पे उसको क्लीन चिट भी दी। ठीक है, अच्छी बात है। अब आइए इस पे विचार करते हैं हम लोग कि ऐसा हुआ क्यों, इसे नौबत क्यों आई। ये भी इसके भी थोड़ा विचार कर लेना अच्छी बात होगी, करना भी चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत का सबसे बड़ा संगठन है आज की तारीख में, और वो उसका भारतीय राजनीति पर और समाज पे बहुत बड़ा प्रभाव भी है। ऐसे में वो जो भी कर रहा है उसका मायने, उसका निहितार्थ है, उसके लंबे फल सामने लोगों को मिलेंगे, चाहते न चाहते हुए भी। अब मैं इस पर एक थोड़ा सा इस बात को आगे बढ़ाने के पहले मैं आपको अपनी थोड़ी सी अपनी बात बता रहा हूँ, उसके बाद उससे बात को समझाने मुझे आसानी होगी। सन 2001-2 की बात है। मैं बनारस में सीनियर करस्पॉन्डेंट था हिंदुस्तान अखबार का। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, और उस समय के जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो भी मतलब संघ प्रमुख रहे हैं, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, वो बनारस आए थे। और हालांकि संघ के लोग पत्रकारों से बात नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी पत्रकारों का काम होता है कि सब जगह पहुंचे रहना। तो मेरे अखबार के संपादक जी ने कहा जाओ बात कर जाओ। हमने कहा नहीं, वो बात नहीं करेंगे। उन्होंने कहा फिर भी जाओ। तो बहरहाल वो जहाँ संघ प्रमुख रुके हुए थे, मैं वहाँ पर गया। छोटा सा घर था, उसमें एक क्या नाम है, नंगे तख्त पर संघ प्रमुख बैठे हुए थे। मैंने बाहर जो आदमी था, एक कोई स्वयंसेवक संघ, उन्होंने कहा मैं मिलना चाहता हूँ। उन्होंने पूछा कौन है आप, हमने बता दिया। तो उन्होंने कहा ठीक है जाइए मिलाइए। मैं गया, उनको नमस्कार किया और मैंने कहा मैं बात करना चाहता हूँ। उन्होंने बात तो नहीं की, कुशल क्षेम जरूर पूछा। उन्होंने कहा भाई हम लोग पत्रकारों से बात नहीं करते, बात खत्म, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। मैं चला आया। उस समय मैंने 2 चीज़ें ऑब्जर्व की, आज मैं आपको बता रहा हूँ। पहली चीज़ तो एक उतने बड़े संगठन का प्रमुख, संघ तब भी बहुत बड़ा संगठन था, एक
एक क्या नाम है बिना चद्दर के तख्त पर बैठा हुआ था, एक दो चार लोग थे जिनसे बात कर रहे थे, जो भी बात कर रहे हो। और दूसरी चीज़, एक पूरा एकदम कहीं से कोई सुरक्षा और उसका कहीं कोई तामझाम ऐसा कहीं कुछ नहीं था। जबकि मैं फिर बात बता रहा हूँ आपकी, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। अब उसके बाद करीब 15-16 साल के बाद ही ऐसी स्थिति आएगी, उस समय कोई सोच भी नहीं सकता था उस समय के जो संघ प्रमुख थे उनका हाल देख करके, कि 15-16 साल बाद जो संघ प्रमुख आएंगे, जो जैसे इस समय भागवत साहब हैं, वो Z+ की सुरक्षा श्रेणी में चलेंगे। जबकि जाहिर सी बात है, अगर आप सामाजिक काम कर रहे हैं तो आपको ऐसी सुरक्षा की क्या जरूरत, लेकिन बहरहाल, और सत्ता के साथ वो एकदम से घुल मिल जाएंगे जैसा हुआ। अब सबसे बड़ी बात है कि जब ऐसा हुआ तो उसके कारण भी होंगे, और उसके कारण होंगे तो उसके क्या नाम, उसका मतलब उन कारणों के बारे में विचार भी होगा, उसके रिपरकशन भी सामने आएंगे। उसी का रिपरकशन है कि आज सबकी जो विजयादशमी के दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संघ प्रमुख को सत्ता की तारीफ करनी पड़ी, जबकि वो घोषित तौर पर बताते हैं कि सत्ता से उनका कोई लेना देना नहीं, वो समाज को बनाने के लिए निकले। ठीक, अब आइए बात को शुरू करने के पहले चीज़ों को थोड़ा सा पीछे से देखें तो समझने में और आसानी होगी। जैसा मैंने पहले बताया कि 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का गठन हुआ। उस समय भारत अंग्रेज़ों के अधीन था और तरह तरह की फोर्सेस उसको स्वाधीन कराने के लिए काम कर रही थी। क्रांतिकारियों का एक अलग हिस्सा था, कांग्रेस का एक अलग हिस्सा था, कम्युनिस्ट पार्टी का एक अलग हिस्सा था, और तमाम वैसे भी तमाम संगठन लगे हुए थे। उसी के मद्देनज़र अपनी धारणा के हिसाब से भारत जब आज़ाद हो जाएगा तो उसका हम कैसे निर्माण करेंगे, इस धारणा के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी बना 1925 में। बाकी संगठनों में और इस संगठन में एक फ़र्क जो मैंने महसूस करने की बात मैं बता सकता हूँ, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मैंने पहले भी बताया, अभी बता रहा हूँ कि एक बंद सा संगठन है। जो लोग उसके अंदर काम करते हैं वही उसके बारे में संपूर्णतः जान सकते हैं, जो लोग बाहर से ऑब्जर्वर हैं उतना नहीं जान सकते। बहरहाल, तो राष्ट्र और बाकी जितने मतलब जो उस समय जितने भी बड़े संगठन थे जो भारत के उस समय बने और जो चाहते थे कि भारत का निर्माण हम अपने हिसाब से करेंगे, उनमें और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में एक फ़र्क साफ दिखाई दे रहा था। चाहे कांग्रेस रही हो, चाहे कम्युनिस्ट पार्टियाँ रही हो, चाहे क्रांतिकारी रहे हो, उनका सबका एक सुचिंतित एक वो था, परिप्रेक्ष्य था, और साथ ही साथ आज़ाद भारत आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से कैसा होगा इसके बारे में भी उनके पास अच्छा खासा ब्लूप्रिंट मौजूद था। जबकि संघ के साथ ऐसा नहीं था। संघ के पास मोटी मोटी 2-3 धारणाएं थी जिसका वो जिक्र करते थे, इसीलिए उनका जिक्र मैं भी करूँगा। पहली चीज़ तो उनकी धारणा थी कि हमको अखंड भारत चाहिए। अखंड भारत का जो अपना कंसेप्ट दिखाते हैं उसमें आज का अफगानिस्तान, आज का पाकिस्तान, आज का बांग्लादेश और तमाम ऐसे देश हैं जो अब भारत जैसा नहीं है। लेकिन उस अखंड भारत को पाएंगे कैसे, इसका कोई ब्लूप्रिंट वो नहीं बताते हैं। निश्चित कोई ना कोई जो ब्लूप्रिंट होगा वही जानते होंगे, उसके शीर्ष नेता कॉमन मैन के बीच में उस पर डिस्कशन नहीं होता। बस ये दिखाया जाता है कि ये अखंड भारत हमको चाहिए। ठीक है, ये भी अच्छी बात है। अखंड भारत का जो के बाद जो जब भारत स्वतंत्र हो जाएगा तो उसकी वो आर्थिक क्या नाम है, कैसे उसको कौन सा आर्थिक मतलब ढांचे से उसको चलाएंगे, ऐसा भी कोई कंसेप्ट राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कभी नहीं दिया, ना कभी दिखाया। और एक चीज़ में बिल्कुल वो तीसरी चीज़ जो पे उन्होंने एम्फेसिस किया और वो चलते भी हैं कि भारतवर्ष मूलतः हिंदुओं का देश है, इसलिए यहाँ प्रधानता हिंदुओं को मिलेगी। बाकी जो हिस्से हैं, बाकी जो चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे जो भी हो, जो अल्पसंख्यक है, उनको उनकी हैसियत में रहना पड़ेगा। ये बात भी उन्होंने कही। ये अच्छी बात है कि उन्होंने ये बात खुल के कही। यहाँ से मामला शुरू हुआ। लेकिन मैंने बताया ना कि चूंकि उनका कई मामलों में उनकी स्थिति, उनकी जो मतलब ब्लूप्रिंट था ही नहीं उनके पास, इसलिए बहुत जल्दी ही उसके विरोधाभास भी सामने आने लगे। विरोधाभासों में सबसे पहले तो जो विरोधाभास सामने आया, मैं एक क्रम से चल रहा हूँ, उस नक्शल में बताता हूँ कि स्वतंत्रता भारत का पहला शासन जो था वो कांग्रेस के हाथ में आया। कांग्रेस का पूरा एक अलग ही कंसेप्ट था, इकोनॉमिक कंसेप्ट भी था और उसका मतलब राजनीतिक कंसेप्ट भी अलग था। वो लोकतांत्रिक भारत की बात करती थी और तमाम कंसेप्ट थे। अब उस पर बहुत ज़्यादा विस्तार से न जाकर के पहला हस्तक्षेप मैं बताता हूँ कि पहला हस्तक्षेप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने उसी समय तत्काल किया और गांधी जी की मृत्यु हुई। गांधी जी की मृत्यु में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का हाथ लोग बताते हैं, हालांकि अभी ये साबित नहीं हुआ, लेकिन बहरहाल ये इतना उलझा हुआ मसला है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस मसले से अपने आप को अलग नहीं कर पाया। बहरहाल गांधी जी की मृत्यु हो गई और संघ पर उस समय प्रतिबंध लगा। बाद में वो नेहरू जी के कहने से हटाया गया। बहरहाल उसके बाद फिर संघ चुपचाप काम करता रहा और संघ ने बारंबार इस बात को, उस समय जिस समय गांधी जी की मृत्यु बाद संघ पर से प्रतिबंध हटाया गया, उसके बाद संघ ने बाकायदा लिख के दिया कि हमको क्या नाम है राजनीतिक गतिविधियों से कोई लेना देना नहीं है, हम केवल सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियों तक अपने आप को सीमित रखेंगे।
ये सिलसिला चला। फिर बहरहाल उस समय की सरकारों ने भी कुछ नहीं बोला, संघ अपना काम करता रहा। संघ ने एक काम और किया, इस बात पे भी गौर करना पड़ेगा कि चीज़ों को उसका समय आने तक काम होता रहे, इसलिए वो लगातार झुकने में भी उसने हिचक नहीं महसूस की। जब जब सरकारें उसके खिलाफ हुई तब तब उसने तत्काल झुक के माफ़ी मांग ली। ये एक प्रैक्टिकल अप्रोच रहा संघ का। उसके बाद दूसरी बार संघ फिर सामने आया जब 1975 में क्या नाम है जयप्रकाश नारायण इंदिरा गांधी के खिलाफ खड़े हुए। जयप्रकाश नारायण खड़े तो हो गए थे, लेकिन उनके पीछे कोई वो नहीं था, मतलब भीड़ तो थी लेकिन कार्यकर्ता नहीं थे। तो संघ ने पूरी तरीके से अपने आप को झोंक दिया, जयप्रकाश नारायण के पीछे झोंक दिया। इंदिरा गांधी इस बात को समझ गई और उन्होंने इमरजेंसी में संघ को फिर से क्या नाम है प्रतिबंधित किया और उसके जितने तमाम कार्यकर्ता वगैरह थे उनको जेल में डाल दिया। बहरहाल इमरजेंसी हटी, संघ भी आज़ाद हुआ, पावर में भी आया। और उसके बाद फिर वो जनता पार्टी की सरकार ख़त्म हो गई, संघ भी खत्म, क्या नाम है उसके बाद फिर जो था वो जो तब का जनसंघ था वो भारतीय जनता पार्टी के रूप में फिर सामने आया और संघ ने अपना काम शुरू किया। फिर उसके बाद संघ लगातार अपना काम करता रहा, राष्ट्रीय मतलब सांस्कृतिक और उसके पॉलिटिक्स से बिल्कुल दूर हटा रहा। उसके बाद फिर जब विश्वनाथ प्रताप सिंह का समय आया तो फिर संघ ने सक्रिय हस्तक्षेप किया और वो बाबरी मस्जिद आंदोलन और राम मंदिर आंदोलन के रूप में फिर सामने आया, जिसकी परिणति राम मंदिर के बनने में हो रही है। यहाँ से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं थी, जिनकी प्रतिपूर्ति के लिए उसने भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया था, वो दिनों दिन सामने आने लगी। फिर अटल बिहारी वाजपेयी का शासन आया। अटल बिहारी वाजपेयी के शासन में भी इसमें कुछ ऐसा जो मैंने पहले जिक्र किया था कि अटल बिहारी वाजपेयी के शासन तक भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में दिखावटी ही सही दूरियां बनी रहीं और वो वाजपेयी जी ने अपना शासन चलाया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक अपना काम करता रहा। बहरहाल फिर सिलसिला चला, फिर 10 साल आपकी क्या नाम है मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी की सरकार आई। उस सरकार को पलटने के लिए फिर तीसरी बार बड़े तौर पर संघ सामने आया और नाइट कंपनी के रूप में वो उसने पूरा आंदोलन चलाया, जिसके फलस्वरूप नरेंद्र भाई सामने आए। नरेंद्र भाई के सामने आने में एक और फैक्टर काम कर रहा था, जिसको शायद संघ ने देखा या समझा, मुझे नहीं पता, लेकिन बहरहाल फैक्टर था कि नरेंद्र भाई को सामने लाने में जितना संघ का मतलब योगदान था अपने स्वयंसेवकों के साथ, उससे कहीं ज़्यादा योगदान गुजरात की उस लॉबी का था जो बनिया लॉबी है, जिसमें अडानी है, अंबानी है। उन लोगों ने नरेंद्र मोदी की जो लार्जर देन लाइफ छवि गढ़ने में जो पैसा झोंका, जिसके चलते उनका बाद में खेल लिया था कि हम बाद में नरेंद्र मोदी से अपना सब जो कुछ है सब ले लेंगे। वो जो एक नरेंद्र मोदी की लार्जर देन लाइफ छवि बनाई अडानी अंबानी और उनके जैसे लोगों ने अपने पैसे से, संघ ने उसको अपनी सफलता समझा, ऐसा नहीं था। और उसी के साथ ही साथ जब इस छवि के चलते नरेंद्र मोदी सामने आए प्रधानमंत्री के रूप में, तो संघ ने भी अपने आप को, वो जो झीनी एक रेखा थी कि हमको राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, उस झीनी रेखा को तोड़ दिया और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ लग गया। और एक तरीके से मुझे ये भी कहने में संकोच नहीं कि वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम हो गया, ये होने लगा। और साथ ही साथ जैसा होता है, सत्ता के जो परिणाम होते हैं वो भी उसने देखे। जैसा मैंने जिक्र किया कि मोहन भागवत Z+ सुरक्षा में चलते हैं और भी तमाम संघ के तमाम लोगों को बहुत से सत्ता का लाभ मिला। लेकिन जैसा मैंने कहा कि राष्ट्रीय जो नरेंद्र मोदी हैं, वो एक गढ़ी हुई छवि के साथ आए। वो दरअसल उतने योग्य और क्या नाम वो नहीं है जितने की उनके बारे में प्रचार किया जाता है। और वो उस चीज़ सामने आने लगी, जैसे जैसे समस्याएं आई नरेंद्र मोदी की छवि दरकने लगी। चाहे नोटबंदी हो, चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे जो भी हो, हर मामले जो भी बड़ी समस्या है उसमें नरेंद्र मोदी खिलाफ साबित हुए। या फिर जैसे कोरोना का जो मामला चला उसमें तमाम लाखों लोग मर गए। तो सत्ता के साथ जब संघ ने अपने आप को जोड़ दिया तो जाहिर सी बात है कि सत्ता का जो दुष्परिणाम था वो भी उसको झेलना ही पड़ेगा। और इसके साथ ही साथ पहली बार ऐसा हुआ कि जो राजनीतिक दल थे, चाहे वो कांग्रेस पार्टी थी चाहे जो भी थे, उन्होंने भी इस बात को कहना शुरू किया, बाकायदा उसका वो इशू बना लिया कि संघ जो है अब उसका सत्ता से उतना ही लेना देना है जितना भारतीय जनता पार्टी का है। और ये मामला चल निकला, सब लोगों ने इस बात को मान लिया और आज की तारीख में पॉलिटिकल इशू बन गया कि संघ जो है वो सत्ता के साथ ही साथ है और इस सत्ता का जो भी अच्छा या बुरा होगा उसका परिणाम संघ को भी भोगना पड़ेगा। ये बात कन्फर्म हो गई। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो कई राज्यों को एक के बाद एक क्या नाम है भारतीय जनता पार्टी ने हारना शुरू किया, संघ जिसका एक तरीके से मैं ये कहूँगा कि संघ अब जिसका अनुषंगिक संगठन है, भारतीय जनता पार्टी मेन है। और अब 5 राज्यों के चुनाव और होने वाले जिसमें कहा जा रहा है कि फिर शायद कांग्रेस जीत जाए और भाजपा हार जाए।
और उसके बाद इस बात की आशंका प्रकट की जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी अगर 2024 के चुनाव में शायद या तो उसका चुनाव मतलब सीटें कम आएंगी या जो भी होगा या हार भी सकते, ऐसा कहा जा रहा है। जाहिर सी बात है कि अगर ऐसा होगा तो राष्ट्रीय उसके जो रिपरकशन होंगे, अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव में नहीं रह जाती है तो उसके जो परिणाम होंगे, उसके दुष्परिणाम होंगे, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भी झेलने पड़ेंगे। इसीलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अब वो चोला उतार फेंका है कि हमको राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। अब वो खुल करके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सामने आ गया है बात के, और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सामने उनकी तारीफ कर रहा है, क्योंकि अब इस बात की वो भी समझ गया है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी तभी हम भी रहेंगे, वो नहीं रहेगी तो हमारा क्या होगा। वो संघ के लोग हमसे बेहतर समझते हैं। बहरहाल अब इंतजार करिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक का वो संघ का वो आवरण हट चुका है कि हमको सत्ता से कोई लेना देना नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को सत्ता से उतना ही लेना देना है जितना भाजपा या कांग्रेस को है। और अब इस बार जो सत्ता में परिवर्तन होगा, अगर हुआ तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ भी वही आचरण किया जाएगा जो किसी भी हारे हुए राजनीतिक दल के साथ होता है। देखते रहिए, चीज़ें बहुत जल्दी सामने आएंगी। अब अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं और भी ऐसी एनालिसिस आपको बताता रह सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।